अब मैं संजय जी आपके पास आते हुए यहाँ पर सिक्किम का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। देखिए एसकेएम के लिए बिल्कुल एक तरफा माहौल है और सिक्किम ऐसा राज्य है जो 1979 से क्षेत्रीय दलों को ही वहां पर चुनता हुआ चला आ रहा है। पवन चामलिंग, मौजूदा स्थिति एसडीएफ की कितनी खराब दिखाई दे रही है, लेकिन 1994 से 2019 तक लगातार 5 बार वो सत्ता में रही और पार्टी चीफ पवन चामलिंग लगातार 24 साल 166 दिन तक सीएम पद पर बने रहे। लेकिन प्रेम सिंह तमांग जो कि मुख्यमंत्री हैं, एसकेएम के अध्यक्ष भी हैं और एसकेएम क्लीन स्वीप करते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। एसडीएफ अगल बगल भी नहीं खड़ी है। तो सिक्किम का ये जो जनादेश है, क्या उस पर असर नहीं पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश का या दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो मुद्दे होते हैं, होता है ना कि आपस में सटे हुए स्टेट हैं, वो मुद्दे प्रभावित करते हैं। क्या मुद्दा है कि वन साइडेड इलेक्शन है क्षेत्रीय? देखिए, अगर हम पहले 2019 के विधानसभा चुनाव को देखें तो सिर्फ वही एक अपवाद है, क्योंकि वो ऐसा चुनाव था जो कांटे का मुकाबला था दोनों के बीच में। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो दोनों के वोट प्रतिशत में कोई अंतर नहीं, सीटों में सिर्फ 2 या 3 सीटों का अंतर था, जिसके कारण सरकार बदली। लेकिन अब फिर वापस मुझे लग रहा है सिक्किम उसी ओर जा रहा है जिस ओर हमने उसे 25 साल में देखा, एक पार्टी का वर्चस्व। आंकड़े तो बहुत साफ बता रहे हैं। जो सवाल आपका है कि क्या अरुणाचल के मुद्दे सिक्किम पर प्रभाव नहीं डालते, बिल्कुल नहीं डालते। सिक्किम भी एक क्या बोलते बॉर्डर स्टेट है, लेकिन आप ये देख सकते हैं प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अरुणाचल में इतना अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कोई एक तरह से उसकी कोई आहट भी नहीं है। बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब है सिक्किम में। सिक्किम में 2 रीजनल पार्टियों के बीच में मुकाबला है। अरुणाचल को देखें तो अरुणाचल में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होना चाहिए था। हालांकि इस वक्त कांग्रेस बहुत ही पिछड़ी हुई है, उनने तो अपने पूरी सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए। तो वहां नेशनल पार्टीज अभी भी अरुणाचल में डोमिनेंट है, तो सिक्किम में आपको रीजनल पार्टी डोमिनेंट दिखाई पड़ती है। कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल नदारद है चुनावी माहौल से। लेकिन इसी के साथ यह भी सवाल पूछा जाएगा, देखिए मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता रहा। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी हमने देखा किस तरह से बीजेपी के लिए मोदी लहर एक तरह से एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। नतीजे क्या होंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन सभी एग्जिट पोल एक तरफा इशारा कर रहे हैं। मेरा यह सवाल है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, आपस के एक दूसरे के मुद्दे क्या उनको किसी भी तरह से इंपैक्ट नहीं करते हैं? उनके अपने खुद के लोकल इश्यूज होते हैं, या अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि आपने बताया राष्ट्रीय पार्टियां जीती रही हैं, तो वहां पर चीन का मुद्दा ज्यादा हावी हो जाता है? देखिए, दिल्ली में बैठ के हमें लगता है कि जब मणिपुर में सारी घटनाएं हो रही थी तो लगता था ये मुद्दा दूसरे राज्यों पर असर करेगा, दूसरे राज्यों के चुनाव पर असर करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक राज्य में कोई अगर घटना घटती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव किसी दूसरे राज्य पर पड़ता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो सारे राज्य हैं, सारी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्रों की भी बात करें तो बहुत छोटी हैं। अगर विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो तकरीबन 20-25 हजार मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र में है। पार्टी से ज्यादा वहां इंडिविजुअल्स पे वोट बहुत पड़ते हैं, कैंडिडेट बहुत मैटर करता है। तो ये मानना कि मणिपुर की एक घटना नॉर्थ ईस्ट के जो 5-6 राज्य हैं उस पर प्रभाव डालेगा, मुझे लगता है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। कम से कम मैं नहीं मानता, क्योंकि राज्य के अंदर में तो अगर कोई बड़ी घटना घटी है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बावजूद कैंडिडेट सेंट्रिक इलेक्शन बहुत डोमिनेंट है छोटे राज्यों में। उसमें गोवा भी है, उसमें कहीं कुछ हद तक अगर हम हिमाचल की बात करें, छोटे राज्यों में जहां मतदाताओं की तादाद कम होती है, और ये बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहां पर आंकड़े बदल गए हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस खाता खोल रही थी, लेकिन अब वो भी सीट ऐसा लग रहा है बीजेपी के पास जा चुकी है। 60 में से 57 के रुझान आए हैं, बीजेपी 42 पर, एनपीईपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 7 पर। और सिक्किम के आंकड़े आपके सामने हैं। एक तरफा यहां पर एसकेएम है, किसी और का खाता नहीं खुल रहा है। 31 पर एसकेएम पहुंच चुकी है और सिर्फ 1 पर एसडीएफ यहां पर खड़ी होती है। अब कम से कम एसडीएफ की तारीफ करनी होगी, बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले उसका खाता तो कम से कम खुला वहां पर। हालांकि रीजनल पार्टियों के बीच ही यहां पर लड़ाई होती है, लेकिन उसके बावजूद एसकेएम एक तरफा यहां पर चुनावी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एसडीएफ लगातार कई सालों तक वहां पर सत्ता में रही। लेकिन अब मैं ऋत्विक मंडल हमारे सहयोगी का रुख कर लूंगी, उसके बाद आशुतोष जी आ रही हूं। ऋत्विक, ये जो दोनों ही राज्य हैं, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को समझाइए आप, अरुणाचल प्रदेश में वो कौन सा मुद्दा था जिसने बीजेपी के लिए काम किया, और सिक्किम में कौन से मुद्दे पर एसकेएम ने चुनाव लड़ा कि एक तरफा जीत उसको, और इसको एक तरफा भी नहीं कहेंगे, इसको सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देना, मतलब एसकेएम की इतनी बड़ी जीत हो रही है सिक्किम में इस वक्त? देखिए, मैं बारी बारी में जरा समझाना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स बेहद रोचक रहा है। एक तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 2 पार्टी यानी बीजेपी या कांग्रेस में जो है इस बार की चुनाव की लड़ाई थी। उनमें से अनकॉन्टेस्टेड 10 सीटों में बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुके थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में इस लोकसभा चुनाव से पहले और इस विधानसभा चुनाव से पहले मेरा काफी बार वहां पर आना जाना रहा। तो उस दौरान लोगों से बात करके जो रुझान मैंने
समझा, शायद यही नतीजा है इस चुनाव का। दरअसल पिछले समय में, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वायदा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व भारत की और उत्तर पूर्व भारत की तरफ खास ध्यान रहा है, इसके चलते लोगों का मानना था कि जो बदलाव बेहतरी की तरफ पिछले बीते सालों में वहां पर हुआ है, जो पहले नहीं होता था। दरअसल यहाँ पर एक मानसिकता रहा है, जो पार्टी दिल्ली में सत्ता पर है, उन्हीं के साथ वो जाते हैं ताकि वहां पर डेवलपमेंट पहुंच पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां पर उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बेहतरी, खासकर जो बुनियादी सुविधा है, यानी रेल यातायात, सड़क यातायात, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कई सारे जगह है जहां मोटरेबल रूट्स नहीं थे, वहां पर जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके चलते वो और एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार की बात वहां पर की जाती है, तो शायद ये जो आकलन, चाहे वो गुवाहाटी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो, वो उसी का नतीजा देखा जा सकता है। इसी के कारण कांग्रेस जो एक सेकेंड ऑपोजिशन पार्टी है, वो ज्यादातर सीटों में उन्हें नॉमिनेशन नहीं भर पाया था। अगर सिक्किम की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर देखा गया है, एक बहुत पुराना ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि वहां के लोग, उनके रहन सहन और कल्चर बहुत ही महत्व रखता है, और इसी के कारण उसका छवि जो है रिफ्लेक्शन हम उस वहां से पॉलिटिक्स में देखते हैं। और इसी के कारण शायद एक बार फिर से सिक्किम का ये जो है लोगों का राय रहा है, जनादेश है कि वहां पर सत्तारूढ़ जो लोकल पार्टी है, उनके साथ ही उनका समर्थन है। बहुत ही बेहद हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत की खबर आ रही है, हाँ। ये बेहद बेहद एक अहम विषय है। और जरा खासकर आप ये पूर्व सिक्किम भारत के में। बारे में भी बता दीजिए। पवन चामलिंग, जिनके पास सबसे ज्यादा समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है, 24 साल 166 दिन, इतना क्या बुरा हाल उन्होंने कर लिया कि उनकी जो एसडीएफ की पार्टी है वो एक सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और खबर यह है कि वो खुद भी अपनी सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इतना बुरा हाल क्यों हो गया, जिसके पास इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा हो? देश के एकमात्र वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास इतना लंबे वक्त तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो अघोषित राजा माना जाता था, अगर बीते समय में देखा जाए तो। लेकिन हो सकता है ये जिस समय के आपने जिक्र की, ये हम बखूबी समझ रहे हैं कि इसका एक कारण हुआ होगा एंटी इनकम्बेंसी। धीरे धीरे लोगों में उसके एक जो बदलाव वो लोग चाह रहे हैं, यही कारण हुआ होगा। बेहतरी की तरफ पूर्वोत्तर भारत की जो फिलहाल रवैया रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, वो चाहते हैं वहां पर डेवलपमेंट हो। शायद यही कारण रहा कि इस बार भले ही वो लोग जो लोकल पार्टी है उन्हीं को सपोर्ट किया है, लेकिन वहां पर जो है लोगों की राय जो है, इसी के कारण इस तरीके से नतीजे निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। ये हमें लग रहा है।